मतलब परिजनों को ये बताया गया कि हस्बैंड का जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन बाद में जब हमने बारीकी से उस चीज को देखा, क्योंकि 15 दिन तक मेरे हस्बैंड की बॉडी परिजनों को नहीं दी गई और वो उसको विदेश में ही लेकर के घूमते रहे। डेथ के 5 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया। एक वर्डे नाम का देश है, मोरक्को के पास डेथ हुई थी और वहां से 1206 किलोमीटर दूर जहाज पर 2 दिन तक उनकी डेड बॉडी को रखा गया और 5 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम मनमाने तरीके से कराया गया। तो शुरू में तो मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमें भी यही लगा कि हो सकता है हार्ट अटैक से ही डेथ हुई हो, लेकिन जब 15 दिन बाद उनकी 16वां दिन बॉडी आई तो हमने देखा कि बॉडी पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, जिससे मुझे संदेह हुआ। हालांकि जब बॉडी घर पर आई तो शाम हो चुकी थी और क्योंकि 15 दिन से पूरा परिवार दिन रात बाट जोड़ रहा था कि कब बॉडी घर आए और कब हम उसका अंतिम संस्कार करें, तो उस समय हम लोग इतना अधिक नहीं जानकारी ले पाए या हम लोग सेकंड पोस्टमार्टम नहीं करा पाए। और जो शिप मैनेजमेंट कंपनी का नोएडा ऑफिस का जो जनरल मैनेजर है राजीव कुमार, उसने ये कहा कि ये पोस्टमार्टम के निशान में चोटें नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा सोच नहीं पाए इस बारे में। तो आनंद फानन में उसने कहा कि आप बॉडी को स्नान भी मत कराइए कि ये जो है ये इस पर एम्बामिंग की गई है और अगर आप इसको बॉडी को स्नान कराएंगे तो ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्योंकि दिमाग एकदम से सुन्न हो चुका था और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतना जोर हमें क्यों दे रहे हैं, तो आनंद फानन में हमने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब हमने डेथ के बाद इनका सामान खोला तो देखा कि जो उनके सामान में इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो गायब थे, और जबकि उसमें जो इन्वेंट्री लिस्ट रखी थी सामान के साथ, उस इन्वेंट्री लिस्ट में वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसका उन्होंने उल्लेख किया हुआ था कि ये सब रखे हुए हैं। हमने उनसे पूछताछ करनी शुरू की तो उन्होंने हमें इधर उधर के जो आंसर्स है वो देने शुरू कर दिए और किसी भी बात का वो कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। हमने मेल्स भी भेजी तो मेल्स में भी वही कि हाँ ढूंढ रहे हैं और लास्ट में आप ये देखिए कि आने के मतलब लगभग 1 महीने बाद, संस्कार के 1 महीने बाद उन्होंने कहा हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो सामान नहीं मिला। हमने जो उनका लेटर आया था जो फर्स्ट नोटिफिकेशन फैमिली के लिए था, डेथ नोटिफिकेशन, उसका जब अध्ययन किया तो ये पाया कि वो 4.5 घंटे तक जीवित थे, यानी कि हमसे झूठ बोला गया कि विदिन 25 मिनट्स हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, जबकि लेट संजय चौधरी जीवन और मृत्यु के बीच 4.5 घंटे तक जूझ रहे थे। फिर हमने इनसे जब पूछताछ की, हमने कहा हमें मेडिकल लॉग बुक की कॉपीज दीजिए, तो मेडिकल लॉग बुक में जो उन्होंने दवाओं का उल्लेख किया था वो नॉर्मल डोजेस से बहुत ज्यादा दवाएं थी और कुछ दवाएं ऐसी भी थी जिनका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं था। हमने इसी क्रम में इस विषय पर एक जांच के लिए रिक्वेस्ट की हमारे एमपी साहब से, जनरल वीके सिंह साहब से जो गाजियाबाद के एमपी हैं। उनके पत्र पर सीबीआई ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कुछ माह तक चली और उसको भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये डेथ नेचुरल डेथ है। एक तरीके से मजाक बना के रख दिया पूरे सिस्टम का। सर सबसे ज्यादा आपको यह उम्मीद है कि जैसे मीडिया में आज जाएगा और कल आएगा तो क्या पीएम साहब या पीएमओ ऑफिस पे एक्शन लेगा? भाई चौथा स्तंभ भी अगर नहीं जगा पाया तो कुंभकर्ण ही रहेंगे, अभी तो कुंभकर्ण ही हो गया मामला। सर सबसे ज्यादा तो एक ऐसा स्तंभ है वो कुंभकर्ण को भी जगा दे। सर सबसे ज्यादा दोषयुक्त आप कौन से मिनिस्ट्री को कहना चाहेंगे और किस शिपिंग मिनिस्ट्री इसमें जो है दोषी है, और विदेश मंत्रालय का भी क्योंकि रोल रहता है, जो कि बाहर कंट्री में जाते हैं विदेश मंत्रालय का रोल रहता है, तो विदेश मंत्रालय भी इसमें पूरी तरीके से दोषी है। वकील साहब सुनवाई नहीं करते, क्यों समीक्षा नहीं करते अधिकारियों की? जो पीड़ित हैं उनके प्रार्थना पत्र 5 साल से तुम्हारे पेंडिंग पड़े हैं और आप उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, क्या मजाक बना रखा है आपने? शिपिंग कंपनियां जो जिस तरह से कर रही हैं, भ्रष्टाचार का तालमेल तभी टूटेगा जब ये आप मीडिया कर्मी हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। जब तक आप आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे मतलब ये भ्रष्टाचार का तंत्र टूटे? नहीं टूटेगा। पीएमओ नहीं सुन रहा है आपकी बात को, पीएमओ नहीं सुन रहा है तो कई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिपिंग मंत्रालय आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो क्या अभी लड़ाई इस तरह तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी।
बल्कि मैं एक उदाहरण बता दूं, एक साहब जो है बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। एक साहब जो बार बार डीजी शिपिंग मुंबई में जो है फोन कर रहे थे, तो डीजी शिपिंग जो है वो मतलब परेशान होकर के क्या कहते हैं, वो पूछते हैं कि सर मैं आपसे बात नहीं करूं तो किससे करूं, मैं क्या करूं? तो उनसे डीजी शिपिंग ये कहते हैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो, मर जाओ। इससे ज्यादा शेमफुल क्या बात हो सकती है कि जिस आदमी का व्यक्ति मतलब सदस्य मरा हुआ है, वो डीजी शिपिंग को अप्रोच कर रहा है, तो डीजी शिपिंग कह रहा है, उनसे पूछा जा रहा है मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। तुमसे ये कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। क्या नाम था? मेरा पीछा छोड़ो। डीजी शिपिंग का नाम बताएंगे आप? डीजी शिपिंग पीछे जो तत्कालीन रहे हैं, नाम क्या था उनका? अमिताभ कुमार। अच्छा, इस दौरान किसी मिनिस्टर से आपके पास आप लोग गए अपनी बात को रखने के जो लिए? पिछले मिनिस्टर थे, शिपिंग मिनिस्टर, उनके पास भी गए, सोनोवाल के पास, और अब वर्तमान में जो है इनके पास। साहब से मैं मिली, मनसुख मांडविया साहब का कहना था आपके हस्बैंड इतनी ही उम्र लिखा के लाए थे, आप जय श्री कृष्णा बोलो और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे सामने उनके जो कृत्य हो रहे थे, अभी क्योंकि मैं मंच पर हूँ सरकार की, अभी मैं भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हूँ, नहीं बोल सकती, लेकिन मनसुख मांडविया साहब ने बजाय मेरी बात सुनने के, मैं किसी एमपी के साथ ही गई थी, महिला एमपी हैं, मैडम ने बोला कि इनकी बात सुनिए, उसका निराकरण कीजिए, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा बोलो, सब निराकरण हो गया, आपके हस्बैंड इतनी ही आयु लिखा के लाए थे, जय श्री कृष्णा। क्या ऐसे मिनिस्टर से कोई ऐसी छोटी बात की, हल्की बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसकी मिनिस्ट्री से संबंधित कोई कार्य, कोई गुहार लगाने के लिए वहां पहुंचा आदमी, और वो भी जेन्युइन कॉज के लिए, उसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा? शेमफुल है। क्या कहते हैं, किसका दबाव रहा होगा इनके ऊपर जिसकी वजह से वो राशि आर्थिक मेरे सामने उस समय जो हो रहा था, क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनके कार्यालय में उस समय कई लोग बैठे हुए थे, और जो बातें हो रही थी वो मैं ना मेंशन करूं तो बेटर होगा। स्क्रैप की डीलिंग हो रही थी, में आई हैं आप, खुल के बताएं आप। स्क्रैप बेचने की डीलिंग हो रही थी मेरे सामने, कोर्ट छूटने की बात हो रही थी कि कोर्ट डालिए, अरे इनका चेंज करो, चलो दोबारा कोर्ट डालो, कोटेशंस डालो और फलां से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हूँ, मैं समझती हूँ इन इशारतन बातों को। उसके बाद क्योंकि मैं बिल्कुल आंखों में खटक रही थी, तो उन्होंने मुझे श्री कृष्ण का नाम लेने का परामर्श दिया। चलिए, मैं तो श्री कृष्ण का नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो क्या ये सरकार क्या भगवान भरोसे चल रही है? जी, ये सरकार के भगवान भरोसे चल रही है? सरकार को छोड़ दिया जा रहा है। चाहती हूँ, लेकिन व्यक्ति विशेष की इस व्यवहार को जरूर बताना चाहती हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हूँ, ना मैं किसी के दबाव में हूँ। हो सकता था कि मैं ना बोलती, मैं सोच के आई थी कि मैं ना बोलूं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की घटिया, गिरी हुई और निम्न दर्जे की सोच बता रही हूँ। एक महिला को ये कह रहा है कि आपके पति इतनी उम्र लिखा के लाए थे, जाओ श्री कृष्णा बोलो, शेम है। और आज इससे भी बड़ा मंत्रालय उनको गिफ्ट में दे दिया गया। अब आप क्या बोले? अभी आपका आखिरी एक्शन क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद? अभी हम लोग 90% जीत चुके हैं, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे फेवर में है, और एक ईमानदार अधिकारी की रिपोर्ट मेरे फेवर में, जिसने कंपनी को दोषी मानकर सस्पेंड किया है। मेरा एक अनुरोध है और मेरा अगला कार्य यही है कि एक एग्जाम्पलरी एक्शन इस पर्टिकुलर चिप मैनेजमेंट कंपनी और एमयूआई और नूसी के खिलाफ हो। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य अब रहेगा। हस्बैंड तो हम नहीं लौट करके आएंगे, बट कम से कम एक श्रद्धांजलि स्वरूप, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले।